हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में आपको अपनी ओपिनियन बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट किए। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट न्यूज की रिव्यू करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं यूएस की 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इसकी वैल्यू 1.67%, 1.66% के आसपास थी। उसमें थोड़ी सी ड्रॉप आई है, जो कि एक अच्छी न्यूज है स्टॉक मार्केट के लिए। और इसलिए आपने देखा भी हो कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स, स्पेशली यूएस स्टॉक मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस वीक। तो यूएस की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की वैल्यू में थोड़ी मॉडरेशन आई, थोड़ी गिरावट आई है और वो करेंटली 1.59% के आसपास चल रही है। निफ्टी के ओवरऑल मूवमेंट पर नजर डाले तो 1.5% की काफी अच्छी गिरावट थी, एक मॉडरेट लेवल की गिरावट थी। कंसोलिडेशन तो चल रही है, साथ साथ मंडे को काफी गिरावट आई थी और उस गिरावट से पूरी तरह से निफ्टी इस वीक उबर नहीं पाया। नेगेटिव में 1.5% की क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। वनडे चार्ट पर नजर डाले तो आप देख सकते हैं ये जो मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है, जो ये रेड डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, अभी भी करंटली उसके काफी नीचे है निफ्टी। उसी चीज को आप इस चार्ट पर और थोड़ी और नजदीकी से देख सकते हैं, क्लोजली देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि अभी करंटली अपने 50 और 100 डेज के ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास चल रही है निफ्टी। निफ्टी स्टिल कंसोलिडेटिंग आफ्टर रिट्रेसमेंट फ्रॉम की ट्रेंड रेजिस्टेंस, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली। एंड वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू मीडियम टर्म। इतनी ज्यादा आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, भले ही आपको इंडेक्स बेसिस पे उतनी ज्यादा मूवमेंट ओवरऑल, अगर एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे तो ओवरऑल मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इंट्राडे मूवमेंट आप देखें कि बहुत ज्यादा होती है, काफी ऊपर नीचे रहती है निफ्टी की मूवमेंट। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। वीकली चार्ट पर नजर डाले तो आप देख सकते हैं थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आप चार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक वीक की मूवमेंट को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है, मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है, उसके नीचे है निफ्टी। और एक और चीज है जो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है यहाँ पे कि डोजी कैंडल बनी है वीकली पैटर्न पे। जो कैंडल बनी है, आखिरी कैंडल इस वीक की कैंडल बनी है, वो डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल वो होता है जिसमें टेल्स बहुत लंबे होते हैं, बॉडी काफी पतली होती है। जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होती है उस पूरी वीक की ट्रेडिंग मूवमेंट की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बहुत नजदीक होती है। तो उसी तरह एक कैंडल बनी आप देख सकते हैं। आखिरी जो कैंडल है एक डोजी कैंडल है, और डोजी कैंडल यूजुअली एक ट्रेंड रिवर्सल का सूचक होता है, ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर होता है। हमें इसकी कॉन्फर्मेशन देखते हो कि अगले वीक की मूवमेंट कैसी रहती है, वो कॉन्फर्मेशन होगी इस डोजी कैंडल की। लेकिन यहाँ पे जो डोजी कैंडल बनी है वो एक बेरिश डोजी कैंडल है। और अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल आती है जिसमें ये दिखता है कि हमें और थोड़ी गिरावट दिख सकती है मार्केट में, तो वो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होगा जिसका हमें इंतजार रहेगा। इस वीक हमें उस पर ध्यान रखना होगा कि इस वीक की मूवमेंट कैसी रहती है। अगर इस डोजी मूवमेंट की कंफर्मेशन होती है और थोड़ी और प्रेशर बनती है, डाउनवर्ड प्रेशर निफ्टी के ऊपर, तो थोड़ी अच्छी खासी मॉडरेट लेवल की गिरावट आ सकती है। इसका आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उस कॉन्फर्मेशन का हम अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि निफ्टी में किस डायरेक्शन की मूवमेंट होगी। थोड़ी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आप मंथली कैंडल देख सकते हैं, मंथली चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक मंथ की मूवमेंट को दिखा रही है, तो वहां पे तो अभी भी काफी बुलिश है निफ्टी। लेकिन पिछले महीने हमने देखा था कि काफी वॉलेटाइल कैंडल बनी थी, पिछले मंथ की, यानी कि मार्च की हम बात कर रहे हैं। और इस महीने की जो अभी तक कैंडल बन रही है अप्रैल मंथ की, वो भी काफी वॉलेटाइल रही है। हालांकि उसकी बॉडी मार्च कैंडल से थोड़ी बड़ी है, टेल्स थोड़ी छोटी है, लेकिन अभी भी उस कैंडल की मूवमेंट को पार नहीं कर पाया, जो कि थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो इनडिसाइसिव मंथली कैंडल अभी तक है। So far it has been an indecisive monthly candle and volatility can continue। काफी सारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं। आरएसआई की बात करें तो 47.8 की वैल्यू है, तो बहुत कोई ऊपर वैल्यू नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है, लेकिन टुवर्ड्स द डाउन साइड ही आप देख सकते हैं। ये जो रेंज रहती है 30 से 70, 30 से 80 के बीच की, उसकी टुवर्ड्स द लोअर हाफ ही चल रही है निफ्टी की आरएसआई। इट इज करेंटली इन न्यूट्रल जोन बट इट हैज वीकेंड फ्रॉम लास्ट वीक। लास्ट वीक हमने देखा था कि ये वैल्यू करीबन 52, 53 के आसपास थी, वहां से गिरावट आई है, तो थोड़ी वीकनेस आई है, बट इट इज स्टिल डिस्टेंट फ्रॉम बीइंग ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड डेफिनेटली अभी भी नहीं है, और ओवरबॉट की तो बात ही अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो इतनी प्रेशर है निफ्टी के ऊपर कि ओवरबॉट होने की संभावना ही नहीं है। एमएसीडी पे देखा तो वहां पे भी एक बेरिश क्रॉसओवर बना है। हमने पिछली वीक देखा था कि बुलिश क्रॉसओवर बना था, वहां से फिर से रिवर्सल आई है और एक बेरिश क्रॉसओवर बन गया। मॉडेस्ट वीकनेस दिख रही है एमएसीडी के चार्ट पे और बेरिश क्रॉसओवर बन गया एंड द गैप इज स्टेबल एज ऑफ नाउ। बहुत ज्यादा कोई स्टीप कर्व नहीं है। स्टीपनेस हुई थी मंडे को, काफी स्टीपनेस आ गई थी और बेरिश क्रॉसओवर बना था, लेकिन वहां से थोड़ी सी मॉडरेशन आई है, थोड़ी माइल्ड नेचर हो गई स्टीपनेस की और अभी स्टेबल बना हुआ है ये गैप।
कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन की नंबर जिसको मापा जा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई की वैल्यू से, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 5.52% हो गई है मार्च में, जो कि वैल्यू 5.03% थी फरवरी में। तो सीपीआई की वैल्यू में अच्छी खासी जंप आई है, करीबन 10% की जंप आई है, विच इज अ सिग्निफिकेंट जंप। और इसकी मेन कल्प्रिट है फूड इन्फ्लेशन, जो कि 4.94% हो गई है मार्च में, विच वॉज 3.87% इन फरवरी। तो ये तो इन्फ्लेशन की बात होगी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी की अगर बात करें तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुई है 3.6% की फरवरी में, कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 1.6% इन जनवरी। तो जनवरी में भी कॉन्ट्रैक्शन हुई थी 1.6% की, और फरवरी में उससे भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुई है 3.6% की। और मुझे लगता है कि जब मार्च के नंबर्स अप्रैल में आएंगे तो और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आपको दिख सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे थोड़ी फिर से स्लो डाउन होने लगी है। तो ये दोनों जो इंडिकेटर्स हैं इन्फ्लेशन के भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन में गिरावट आनी चाहिए थी तो एक्चुअली उल्टा हो गया है, बढ़त आई है। और आईआईपी की वैल्यू में आइडियली बढ़त आनी चाहिए थी तो वहां पे उल्टा हुआ है और गिरावट आई है। तो ये दोनों ही कॉन्ट्ररी इंडिकेटर्स आ रहे हैं। ये दोनों इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े ब्लीक दिख रहे हैं। फिर उसी बीच मूडीज ने, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया की इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट की वैल्यू जो पहले दी थी 13.7% की ग्रोथ रेट की वैल्यू, उसमें उन्होंने कहा है कि अभी कुछ डाउनसाइड रिस्क दिख रहे हैं, यानी कि जो इकोनॉमी में कमबैक की रिकवरी की ग्रोथ उन्हें दिख रही थी वो उसमें थोड़ी डाउनसाइड रिस्क उनको दिख रही है। उन्होंने कोई स्पेसिफिक नंबर अभी तक डाउनसाइड रिस्क का नहीं दिया या फिर रिवाइज्ड ग्रोथ रेट भी अभी तक नहीं निकाला है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो इन्फ्लेशनरी हेडविंड्स आर आल्सो बिकॉज ऑफ द सेकंड वेव ऑफ कोविड, उसके कारण इनको कुछ डाउनसाइड रिस्क दिख सकती है और आगे चल के ये डाउनसाइड रिवीजन भी कर सकते हैं इन देयर इंडियाज ग्रोथ टारगेट। फिर कुछ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, स्पेशली अगर FY21 Q4 की रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आगाज हुई है रिजल्ट्स की सारी आईटी कंपनी, जो मेजर आईटी कंपनी है उनके रिजल्ट्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस के रिजल्ट्स की। नेट प्रॉफिट इनकी 14.9%, ऑलमोस्ट 15% की जंप आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। और नेट रेवेन्यू भी इनकी 9.4%। तो दोनों नंबर्स में काफी स्ट्रॉन्ग, काफी रोबस्ट इंक्रीज है, काफी अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे। हालांकि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी इनको डिस्काउंट कर चुके थे ऐसे रिजल्ट्स को, ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी कि इससे अच्छी या ऐसी ही रिजल्ट्स आएंगी। तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के इन लाइन ही रिजल्ट्स है, बहुत कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं थी, जिसके कारण आपने देखा भी हो कि टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद टीसीएस के शेयर्स में थोड़ी डाउनवर्ड प्रेशर थी, सेलिंग प्रेशर थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर विप्रो के रिजल्ट्स लेकिन बहुत अच्छे थे, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे रिजल्ट्स विप्रो ने लाके दिए हैं। 27.78%, ऑलमोस्ट 28% की इंक्रीज हुई है इनकी नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आल्सो रोज बाय 3.4%। तो 3.4% की डिसेंट सी ग्रोथ है रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट के नंबर्स काफी अच्छे बढ़े हैं, काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है उन्होंने। 28% की बहुत रोबस्ट इंक्रीज है नेट प्रॉफिट ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, 17.1% की इनकी नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 13.1% की इंक्रीज आई है, विच इज अ वेरी सॉलिड नंबर। इन्होंने एक बाईबैक भी अनाउंस किया है अप टू ₹9200 करोड़, और मैक्सिमम इन्होंने सीलिंग प्राइस रखी है 1750 पर शेयर की। हालांकि गारंटी नहीं है कि इतने पे ही, वो तो चूंकि ओपन ऑफर होता है, बिडिंग होती है, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू बायबैक किया जाता है, तो इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम ये जो प्राइस पे करने वाले हैं बायबैक के लिए वो 1750 होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 1750 पे ही बायबैक किया जाएगा, इसके नीचे के प्राइस पे भी बायबैक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बिड्स दैट द कंपनी गेट्स फ्रॉम इट्स करंट शेयर होल्डर्स। फिर बंधन बैंक ने अपने Q4 के कुछ फाइनेंशियल की नंबर्स अनाउंस किए। अपने सारे नंबर्स अभी तक अनाउंस नहीं किए, लेकिन कुछ की नंबर्स जैसे कि लोन एंड एडवांसेस और टोटल डिपॉजिट, जो हमने HDFC बैंक का पिछले हफ्ते देखा भी था कि ये जो की मेट्रिक्स होते हैं, कुछ की नंबर्स होते हैं, हालांकि सारी बैलेंस शीट के नंबर्स नहीं, नेट प्रॉफिट वगैरह नहीं, लेकिन डिपॉजिट्स में क्या बढ़त हुई है, कासा रेशियो में क्या बढ़त हुई है, लोन्स एंड एडवांसेस में क्या ग्रुप बढ़त हुई है, तो ये जो की नंबर्स होते हैं वो उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। तो लोन्स एंड एडवांसेस में 21% की जंप आई है, विच इज अ सॉलिड नंबर, वेरी गुड नंबर फ्रॉम बंधन बैंक। और टोटल डिपॉजिट्स में भी 37% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज अ वेरी सॉलिड नंबर। इनकी कासा रेशियो में भी बहुत अच्छी, हेल्दी, रोबस्ट ग्रोथ आई है। 43.4% अभी कासा हो गई है कंपेयर टू 36.8% लास्ट ईयर। तो अभी भी जो लीडिंग बैंक्स हैं, जैसे कि HDFC बैंक की हम बात करते हैं, कोटक बैंक की बात करते हैं, ICICI बैंक वगैरह की बात करते हैं, तो उनके जैसी कासा रेशियो तो अभी भी नहीं है बंधन बैंक की, लेकिन एटलीस्ट इट इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। 36.8% से बढ़ के 43.4% हो गई, विच इज अ हेल्दी ग्रोथ। फिर अदानी ग्रुप की कंपनी जो अदानी लॉजिस्टिक्स है, विच इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड, उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ एक टाई अप किया है। इस टाई अप के तहत फ्लिपकार्ट विल बी सेटिंग अप अ डेटा सेंटर एट चेन्नई,
और अदानी लॉजिस्टिक्स एक 5 लाख स्क्वायर फुट की फुलफिलमेंट सेंटर बनाएगी फॉर फ्लिपकार्ट एट इट्स अपकमिंग लॉजिस्टिक्स हब इन मुंबई। तो दोनों की तरफ से कुछ कुछ इंप्लीमेंटेशन होंगी, फ्लिपकार्ट की तरफ से भी और अदानी लॉजिस्टिक्स की तरफ से भी, और इनके बीच में ये टाई अप हुआ है जिससे दोनों की बेनिफिट होगी। फिर यस बैंक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। सेबी ने इनके ऊपर 25 करोड़ का फाइन अभी इंपोज किया है एंड दिस इज रिलेटेड टू टीयर 1 बॉन्ड्स, जो 81 बॉन्ड्स होते हैं उनकी मिस सेलिंग के केस में। सेबी ने यह कहा है कि यस बैंक सोल्ड 81 bonds to investors under the guise that these were super FDs, super fixed deposits with high returns and the safety of a typical bank FD। जबकि ऐसा नहीं है, 81 बॉन्ड्स अलग होते हैं, जैसा यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ भी है। ये बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड होते हैं और इनकी परपेचुअल नेचर होती है, इनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती है, तो इनकी नेचर थोड़ी अलग होती है। लेकिन थोड़ी मिस सेलिंग हुई है, ऐसा एलिगेशन सेबी का यस बैंक के ऊपर है। हालांकि यस बैंक ने यह कहा है कि दे आर कंटेस्टिंग द फाइन, तो ये तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या इसकी रिजल्ट होती है। बट अभी 25 करोड़ की फाइन यस बैंक पे की गई है बाय सेबी। तो हमेशा यस बैंक न्यूज में रहती है एंड इट कंटिन्यूज टू बी इन द न्यूज, व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। टाटा मोटर्स ने जेएलआर में जगुआर लैंड रोवर में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 12.4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है इन रिटेल सेल्स फ्रॉम जगुआर लैंड रोवर, तो ये एक अच्छी न्यूज है। चाइना में जो सेल है इनकी बहुत लो बेस थी, पिछले साल की लो बेस थी जनवरी से मार्च क्वार्टर की, उस लो बेस पे कम से कम लेकिन अच्छी इंक्रीज दिखाई है। 127% की चाइना में सेल्स में ग्रोथ हुई है जेएलआर की। सेल्स इन नॉर्थ अमेरिका में भी 10% की इंक्रीज है, जबकि सेल्स इन यूके में अभी भी डाउन टिक है इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ऑलमोस्ट 7% की डाउन टिक है। और ओवरऑल यूरोप में भी 5% की डाउन टिक है जेएलआर की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की भी बात करें तो 13.6%, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स है उनमें 13.6% की गिरावट ही आई है। लेकिन कुछ पॉजिटिव साइन जरूर है। कम से कम Q4 FY21 में इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.4% की इंक्रीज दिखाई है। फिर S&P डाउ जोन्स की एक इंडेक्स है, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, उससे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ को हटा दिया है इन्होंने। APSEZ का जो स्टॉक है उसको हटा दिया है इस इंडेक्स से बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद म्यांमार मिलिट्री। एक्चुअली अदानी पोर्ट्स एक काम कर रही है म्यांमार की मिलिट्री से मिलकर, म्यांमार की यंगन रिवर पे 50 साल की इनकी डील है, ये एक नया कंटेनर टर्मिनल बना रहे हैं। तो चूंकि ये रिलेशनशिप है, ये एक वर्किंग रिलेशनशिप है, तो इसके कारण चूंकि ये एक डिबेटेबल है, काफी कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप है, इसलिए डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से APSEZ को हटा दिया गया बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग रिलेशनशिप। इसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये एक वर्किंग रिलेशनशिप है, कोई ऐसी पॉलिटिकल रिलेशनशिप के बेसिस पे वो काम नहीं कर रहे, लेकिन इसका इफेक्ट जरूर होगा क्योंकि इससे पैसिव फंड फ्लोज आउटफ्लो हो सकते हैं फ्रॉम APSEZ इन द नियर टर्म। फिर टाटा मोटर्स ने अपने पुणे प्लांट पे अप्रैल 15 से अप्रैल 30 तक 15-16 दिनों के लिए एक्चुअली इन्होंने अपनी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को हॉल्ट कर दिया है। और यहाँ पे इनके कुछ की मॉडल्स बनते हैं जैसे कि हैरियर और सफारी, यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा असर पड़ेगा। ये 15-16 दिनों की जो हॉल्ट की गई है इसके कारण डेफिनेटली इनके प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है। और अदर कंपनीज विच ऑपरेट इन दिस एरिया, यानी कि अदर कंपनीज विच मैन्युफैक्चर इन एंड अराउंड पुणे और महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो एंड फोर्स मोटर्स, तो इस पे भी असर पड़ सकता है, उनकी भी ऑपरेशंस पे थोड़ी बहुत असर जरूर आ सकती है। एंड पुणे डिस्ट्रिक्ट हैज हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड केसेस इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मुंबई तो वर्स्ट हिट है ही, उसके साथ साथ पुणे डिस्ट्रिक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो पुणे में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोविड केसेस ऑन अ डेली बेसिस आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच दीज कंपनीज आर लुकिंग टू हॉल्ट देयर ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ द राइजिंग नंबर ऑफ केसेस। फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने कोविड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनकी रेवेन्यू और ग्रॉस प्रीमियम हैज रिजन बाय 5.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इनमें ये कहा गया है कि हेल्थ और फायर सेगमेंट में अच्छी ओवरऑल ग्रोथ दिखी है, हेल्दी ग्रोथ दिखी है, लेकिन मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में ड्रॉप आई है। आपको पता है कि मोटर इंश्योरेंस में ड्रॉप इसलिए भी आई है क्योंकि मोटर व्हीकल्स बहुत लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उतनी यूटिलिटी नहीं है अभी करंट टाइम्स में, तो इसलिए मोटर प्रीमियम्स में ड्रॉप आनी ही थी और वही हमें दिख रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये है, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस ये है कि आगे आने वाले साल में FY22 में, इस साल फाइनेंशियल ईयर में इनकी ग्रोथ अच्छी दिख सकती है क्योंकि हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेगमेंट में, हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रोथ दिखती रहेगी। और साथ ही साथ जैसे जैसे थोड़ी नॉर्मलसी आती है, स्पेशली आफ्टर द सेकंड वेव ऑफ कोविड, हमें एक्सपेक्टेशंस है कि मोटर इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक रिकवरी आ सकती है, एक ग्रोथ की पैटर्न हमें फिर से एक कमबैक दिख सकता है। सिटी ग्रुप का आपको पता होगा कि सिटी बैंक होते हैं, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, तो उन्होंने अपनी सारी रिटेल ऑपरेशंस इंडिया में ही नहीं 12 कंट्रीज में, इन एशिया एंड यूरोप, 12 कंट्रीज अक्रॉस एशिया एंड यूरोप उन्होंने हॉल्ट कर दिया, उन्होंने बंद कर दिए।
तो इसका फायदा बहुत ज्यादा तो नहीं होने वाला है बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को या गवर्नमेंट बैंक्स को इंडिया में, क्योंकि मार्केट शेयर एनीवे इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, इन टर्म्स ऑफ रिटेल अकाउंट्स बहुत ज्यादा है नहीं सिटी ग्रुप का। लेकिन एक फायदा जो हो सकता है वो है कि अपॉर्चुनिटी फॉर अदर प्लेयर्स टू अक्वायर सिटीज क्लाइंट्स, स्पेशली इन क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स बहुत सारे आपको पता होगा कि बहुत सारे सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स लोग यूज करते हैं। इट इज द 6th लार्जेस्ट कार्ड इश्यूअर इन इंडिया विद 2.7 ऑलमोस्ट 27 लाख कार्ड्स इंडिया में ऑपरेशंस में हैं सिटी ग्रुप के, सिटी बैंक के। चूंकि इनकी ऑपरेशंस बंद हो जाएंगी तो उन क्रेडिट कार्ड्स को अक्वायर कर सकते हैं उनके कस्टमर्स को अदर प्राइवेट बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स को काफी फायदा हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि सिटी बैंक की मार्केट शेयर एनीवे बहुत ज्यादा थी नहीं इंडिया में। फिर L&T की ऑलमोस्ट मतलब हर वीक हम बात करते रहते हैं, और L&T लार्सन टुब्रो ने बहुत सारे ऑर्डर्स इकट्ठा किए हुए हैं इनकी, जैसे हम पहले भी कई सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं। इनकी अगली 2-3 सालों की ऑर्डर बुक ऑलरेडी उन्होंने फिल की हुई है, बहुत लंबी इनकी ऑर्डर बुक लाइनअप हो चुकी है, क्यू हो चुकी है। उन्होंने एक और उनकी L&T की जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विंग है, दे हैव बैग्ड ऑर्डर्स टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट 2 सबस्टेशंस इन दुबई। तो इनकी इंटरनेशनल ऑर्डर इनको मिली है दुबई में फॉर इट्स पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विंग। और साथ ही साथ इनको एक लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर की, इंडिया की लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर से 3.5 मिलियन टन पर एनम की सीमेंट प्लांट लगाने की कंस्ट्रक्शन की ऑर्डर मिली है इन राजस्थान। तो डोमेस्टिक ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ इनको एक इलेक्ट्रिफिकेशन का 383 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन का ऑर्डर मिला है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो नॉर्थ ईस्ट में इनको 383 किलोमीटर की रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन की भी ऑर्डर मिली है। तो डोमेस्टिक ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। L&T इज रियली इमर्जिंग एज अ क्लियर विनर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज फार एज द ऑर्डर बुक गोस। और ये सारे जो ऑर्डर्स हैं बिटवीन 1000 एंड 2500 करोड़ है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज ऑर्डर्स आर कैटेगराइज्ड एज सिग्निफिकेंट। फिर मारुति सुजुकी ने अपने कार्स पे फिर से प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि अप टू 22,000 रुपए तक की, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल कि किस तरह की मॉडल है, हाई एंड मॉडल है, लो एंड मॉडल है, मीडियम एंड मॉडल है, तो उस हिसाब से इन्होंने प्राइस हाइक की है। लेकिन अप टू 22,000 रुपए तक की हाइक हो सकती है। द ओनली 2 मॉडल्स द प्राइसेस ऑफ विच हैव नॉट बीन चेंज्ड आर सेलेरियो एंड स्विफ्ट। तो केवल ये दोनों मॉडल्स की प्राइसेस में कोई अंतर नहीं आई है, सेलेरियो और स्विफ्ट में। लेकिन बाकी सारे मॉडल्स में ऑलरेडी आपको बताओ कि जनवरी में अप टू 34,000 रुपए की ऑलरेडी उन्होंने हाइक की थी जनवरी में, और फिर से एक हाइक करने की इन्होंने अनाउंसमेंट की है 22,000 रुपए तक की। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द राइज इन इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट इनकी सबसे ज्यादा बढ़ी है, और सबसे ज्यादा तो इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है स्टील की प्राइसेस में इतनी ज्यादा जंप आई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता हो कि स्टील के स्टॉक्स इतने अपसर्ज कर रहे हैं क्योंकि स्टील की कमोडिटी प्राइस बहुत बढ़ गई। तो जब स्टील की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली इनका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्टील का ही होता है। साथ ही साथ आपको पता हो कि पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है, तो उसकी प्राइसेस भी बहुत हाई है, उनकी सप्लाई काफी लो है। तो इन सभी फैक्टर्स की कंट्रीब्यूशन के कारण इनको अपनी प्राइस हाइक्स करनी पड़ रही हैं, और अच्छी खासी प्राइस हाइक्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, और थोड़ी सी प्राइस हाइक्स और भी आने वाली हैं। फिर निफ्टी कुछ और इंडिकेटर्स की बात करते हैं। निफ्टी का करंट पी 32.8 है, विच इज स्लाइटली लोअर देन व्हाट वी सॉ लास्ट वीक। लास्ट वीक हमने देखा था कि ये वैल्यू 33 के आसपास थी, वहां से थोड़ी और गिरावट आई, और उसका कारण ये है कि निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रही है। 1.6% की गिरावट आई है निफ्टी की प्राइस लेवल में, जैसा हमने पहले देखा इस वीडियो में। और साथ ही साथ इनकी इंप्रूवमेंट हो रही है अर्निंग्स में भी। अर्निंग्स जैसे हमने देखा कि TCS और IT कंपनीज ने अपनी अर्निंग्स इंप्रूव करनी शुरू कर दी है, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अर्निंग्स में भी आ रही है, जैसा आप इस चार्ट पे देख रहे हैं पहले, यानी कि टॉप हाफ ऑफ दिस चार्ट पे देख रहे हैं। अर्निंग्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है अच्छी खासी, और साथ ही साथ पीई वैल्यू में कंसोलिडेशन और प्राइस करेक्शन के कारण, और अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट के कारण पीई वैल्यू में थोड़ी करेक्शन आई है। करंट वैल्यू 32.8 का चल रहा है, जो आप इस बॉटम चार्ट पे देख सकते हैं। निफ्टी की करंट पुट कॉल रेशियो पीसीआर वैल्यू की बात करें तो 1.02 है, तो जस्ट मार्जिनली बेरिश है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 0.97 की वैल्यू थी, तो मार्जिनली बुलिश थी। तो ये मार्जिनली बुलिश से मार्जिनली बेरिश के बीच में मूव कर रहा है, मूव अराउंड कर रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शन हमें नहीं दिख रही है। कोई या तो बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेरिश नहीं दिख रहा है। कई हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कंसोलिडेशन और करेक्शन के कारण निफ्टी की पुट कॉल रेशियो में भी बहुत ज्यादा डायरेक्शनैलिटी हमें नहीं दिख रही है। इट इज मार्जिनली बेरिश एट द मोमेंट। लिक्विडिटी ड्राई अप अभी तो नहीं कर रही है, जैसा हमने देखा वीडियो के स्टार्ट में ही। यूएस की 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अभी 1.59%, 1.6% के आसपास। तो जब तक ये वैल्यू 2% को क्रॉस नहीं करती है, 2.5% के आसपास पहुंचने नहीं लगती है, तब तक लिक्विडिटी पे प्रेशर नहीं बनेगा। इक्विटी मार्केट्स में एम्पल लिक्विडिटी तब तक बनी रहेगी। तो लिक्विडिटी प्रेशर अभी भी नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नैस्डैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यूएस मार्केट्स, बाकी के इंटरनेशनल मार्केट्स, ऑस्पी, यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें तो सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
एक्सेप्ट फॉर द इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स खास करके फिलीपींस और इंडिया में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इंडिया में खास करके बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, इसके कारण इंडिया की डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर हमें दिख रही है। लेकिन एज फार एज अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल लिक्विडिटी गोज, इट इज स्टिल देयर, लिक्विडिटी हैज नॉट ड्राइड अप। और नियर फ्यूचर में जब तक कि बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा अपवर्ड प्रेशर उनमें नहीं होती है, बहुत ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक लिक्विडिटी रहेगी और स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा क्रैश की संभावना आपको नहीं रखनी चाहिए। करेक्शन कंसोलिडेशन चल सकती है, जो हमें कई हफ्तों से दिख भी रहा है, उसके फायदे में ये उठा रहे हैं और उसको आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फ्रेमवर्क में अपने कैसे डाल सकते हो, कैसे अपॉर्चुनिटीज के फायदे उठा सकते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग एट द डिसएडवांटेजियस एंड ऑफ द थिंग्स। आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज के फायदे उठाने हैं, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को अडेप्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी बात हम अभी तुरंत करने वाले हैं। तो मेरा मानना अभी भी यही है दोस्तों कि एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। मैं भी वही कर रहा हूँ, आपके लिए भी वही सजेशन है मेरी कि आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। इससे आपकी फोमो की फीलिंग नहीं आएगी, आपको ये नहीं लगेगा कि मार्केट में नीचे के लेवल्स पे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, ऊपर के लेवल्स पे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। ये जो भी आपकी ऐसी जो बायस है, वो सारी बायस को, ह्यूमन इंटरवेंशन को ये कट ऑफ कर देगी, मिनिमाइज कर देगी और इसके कारण आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो इंटैक्ट रहेगी। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सही तरीके से चलती रहेगी, डीरेल नहीं होगी। इंक्रीज योर एसआईपी व्हेनेवर अपॉर्चुनिटी अराइजेस। मुझे लगता है कि अभी से लेके जुलाई अगस्त, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि जुलाई अगस्त के टाइम तक, अब देख रहे कि अभी से अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर होगा उसके रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू होंगे जुलाई टू अगस्त में, और वहां पे बेस इफेक्ट किक इन करेगा क्योंकि पिछले साल की जो अप्रैल टू जून की क्वार्टर थी वहां पे सेल्स, रेवेन्यूज, इनकम, प्रॉफिट्स सब कुछ धराशायी हो गए थे, बहुत बुरे रिजल्ट्स थे सारी कंपनीज के। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करना शुरू करेंगे तो अप्रैल टू जून क्वार्टर को, इस साल के जो अप्रैल टू जून क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे दिखने चाहिए। अगर उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको दिखती है, अगर इन्वेस्टर्स को कोई डिसअपॉइंटमेंट दिखती है, तो देयर इज नो रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट। वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई है कंपनीज के स्टॉक्स की कि उनको डिसअपॉइंट करने का कोई रूम नहीं बचा है। दे हैव टू शो स्ट्रॉन्ग नंबर्स, दे हैव टू शो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स एंड स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन डिमांड। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अप्रैल टू जून क्वार्टर के रिजल्ट्स जो जुलाई से अगस्त के बीच में सारे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, वो हमें ध्यान रखना हो कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा आपको दिख सकती है वहां पे, लेकिन उम्मीद ये है कि रिजल्ट्स अच्छे खासे होने वाले हैं। एक्चुअली केवल इस क्वार्टर के ही नहीं, अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स, चूंकि बेस इफेक्ट इतना ज्यादा है, बेस इतना छोटा है, बेस इतना कम है, बेस इतना बुरा है कि उसके रिस्पेक्ट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे ग्रोथ नंबर्स दिख सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि अच्छे खासे ग्रोथ नंबर्स दिखेंगे और उसी के कारण निफ्टी इतनी ज्यादा, ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स इतनी पॉइंट है, इतनी ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अप्रैल टू अगस्त के बीच में कहीं भी आपको वॉलेटिलिटी के कुछ इंडिकेटर्स दिखते हैं, वॉलेटिलिटी दिखती है, तो आपको अपनी एसआईपी को बढ़ाने के मौके मिलते जाएंगे। जब भी मौके मिले, जब भी निफ्टी में अच्छी खासी करेक्शन आए, 500, 800, 1000 पॉइंट्स की करेक्शन है, डेफिनेटली यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज। यू कैन कंटिन्यू योर स्टैगर्ड लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय कर रहे हैं तो दीज आर स्टिल गुड टाइम्स। जब भी निफ्टी 14,000 से 15,000, 15,500 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती जाएंगी। आपको बस अपनी कैश को रेडी रखना है, इन ए डिप्लॉयबल स्टेट रखना है कि जब भी अपॉर्चुनिटीज आए आप खट से डिप्लॉय कर पाए अपनी कैश पोजीशन को। तो अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को स्टैगर्ड वे में आप डिप्लॉय करते रह सकते हैं। हर महीने आपने अगर सोचा हुआ है कि आपकी अगर 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट है, कितने भी वैल्यू की है, अगर आपने सोचा हो कि 5 बार में 5 फेजेस में आपको इसको डिप्लॉय करना है, तो हर महीने आप जैसे भी कंसोलिडेशन आती है, जैसी निफ्टी में करेक्शन एक आती रहती है, कोई प्रेशर बनती है, कोई एक्सटर्नल न्यूज के कारण कुछ प्रेशर बनती है, तो उसके अपॉर्चुनिटीज के फायदे आप उठाते रह सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू डिप्लॉइंग योर स्टैगर्ड लमसम इन्वेस्टमेंट। अब ये तो हमने निफ्टी की इंडेक्स लेवल पे बात कर ली कि निफ्टी की इंडेक्स अगर कहीं पे रहती है तो आप अपनी एसआईपी को बढ़ा कैसे सकते हैं, कैसे अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय कर सकते हैं इन फेजेस। लेकिन आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं तो आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं, और उसकी हम हर हफ्ते बात करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा चैनल पे हर हफ्ते संडे की एक सेकंड वीडियो आती है जिसमें हमने बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, उस हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छी प्राइस लेवल्स पे, अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे अवेलेबल हैं, उन पे आप कैसे नजर बना के रख सकते हो, उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, उन सपोर्ट लेवल्स को अपने ध्यान में रख सकते हैं, उन सभी की चर्चा हम संडे की सेकंड वीडियो बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की वीडियो में करते रहते हैं। तो वो वीडियो अगर आप फॉलो करते रहते हैं वीकली बेसिस पे, वीक ऑन वीक बेसिस पे अपनी वॉच लिस्ट को अपडेटेड बना के रख सकते हैं और उनके प्राइस लेवल्स, उनके सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं, और उससे आपको काफी ज्यादा फायदे हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली दोज डिस्कशंस कैन रियली हेल्प यू। और दूसरी चीज जो आपको हेल्प कर सकती है वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, कोई ऐसी कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बस मैंने आपको हेल्प करने के लिए एक चैनल खोला हुआ है कि आपको यूट्यूब पे इंस्टेंट नोटिफिकेशंस तो मिल नहीं सकते, तो मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बना दिया। जब भी अच्छे स्टॉक्स अच्छी प्राइस लेवल्स पे, अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं
तो मैं आपको एक क्विक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूँ और अपनी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस में वो सारे स्टॉक्स अगर आपके फिट होते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आपको अगर ये लगता है कि वो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही हैं और साथ ही साथ आपकी कैश पोजीशन को कंसीडर करने के बाद आपको लगता है कि आपकी कैश पोजीशन ऐसी है कि आप उन सारे प्राइस लेवल्स पे जो भी डिस्कस करते हैं हम संडे की सेकंड वीडियो में, तो उन सारे प्राइस लेवल्स पे अगर आपकी कैश पोजीशन ऐसी है कि आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने पैसे, अपनी कैश पोजीशन को डिप्लॉय कर सकते हो, तो आप अपनी इन्वेस्टिंग कॉल ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। तो उन सभी चीजों की आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाती है, एक नोटिफिकेशन मिल जाती है और उस बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अपनी कैश पोजीशन को बढ़ाते भी रहें। आपकी अगर सैलरी आती है, बोनस मिलते हैं, तो अपनी कैश पोजीशन को बढ़ाते भी रहें। उसको स्ट्रेटेजिकली आपको फेजेस में डिप्लॉय करना है, एक ही बार में नहीं डिप्लॉय कर देना है, क्योंकि मार्केट में जैसा मैंने कहा कि अप्रैल से अगस्त तक एक वॉलेटिलिटी रह सकती है, मीडियम टू शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रह सकती है। कई सारे फैक्टर्स अभी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इंडिकेटर्स अच्छे दिख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ऑपोजिट काम कर सकते हैं, जो कंसोलिडेट करा सकते हैं मार्केट को या फिर कुछ करेक्शन भी दिख सकती है आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी इन्वेस्टिंग की बिहेवियरल एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए आप अपनी कैश पोजीशन को स्ट्रेटेजिकली इन फेजेस डिप्लॉय कर सकते हैं। उससे आपको फायदे तो मिलेंगे ही, साथ ही आपकी बिहेवियर भी अच्छी बनी रहेगी, अच्छी हेल्दी बनी रहेगी और आप लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट फोकस को इंटैक्ट रख सकते हैं, अच्छी फोकस बना के रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डिस्कशन, ये सारी थॉट प्रोसेस जो हमने यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश की, उससे आपको फायदे मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आपके, तो प्लीज उनको कमेंट्स में मेंशन करें ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कर पाऊँ, या फिर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो मेरी उम्मीद और आशा यही है दोस्तों कि ये सारी डिस्कशन से आपको मदद मिलेगी, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में आपको ये सारे इनपुट्स बेनिफिट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।